Hello friends, good morning to all of you and welcome to the channel Physics Cracker। मैं सौरभ कुमार। आप लोगों को क्लास 11th के काइनेमेटिक्स चैप्टर में हमने कल इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात की और इक्वेशंस ऑफ मोशन पर हमने आपको बताया नॉर्मल मेथड के द्वारा यानी एनालिटिकल प्रोसेस को कर सकते हो आप, अलजेब्राइक प्रोसेस के द्वारा हमने प्रूव करके दिखाया तीनों इक्वेशंस को। आज हम लोग ग्राफिकल अप्रोच पर थोड़ी सी बात करते हैं और ग्राफिकल अप्रोच के द्वारा इसे समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में ग्राफिकल अप्रोच होता क्या है, ग्राफ क्या होता है, थोड़ा सा ये भी हमें जानना होगा। इस विषय बिंदु पर जब स्टडी करेंगे तो थोड़ी सी चीजें हमें जानना होगा कि ग्राफिकल अप्रोच है क्या, ग्राफ एक्चुअल में है क्या, कैसे हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो देखो, क्लास 10th में भी आपने स्टडी किया होगा और क्लास 9th में भी आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा। कहा जाए तो आप क्लास 6 से ही ग्राफ के बारे में पढ़ते आ रहे हो। अगर देखा जाए तो आपने क्लास 6 यानी मान के चलो कि प्राइमरी से जैसे ही आपने मिडिल क्लास में एंट्री पाया है तब से आप किसके बारे में स्टडी कर रहे हो, ग्राफ के बारे में स्टडी कर रहे हो। ग्राफ पर मैं बहुत कुछ यहाँ अभी नहीं आपको बतलाऊंगा, एक स्पेशल क्लास वीडियो आएगी जिसमें हम ग्राफ पर चर्चा करेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं बाई एक्सिस, ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जहां पर एक्स और बाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के साथ मीट करता है या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं 0 0। क्या बोलते हैं? 0 0। डन है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 लिख दिया गया। अब होता क्या, ऑलवेज याद रखना है कि हम लोग जब कांस्टेंट टर्म को लोकेट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग ऑलवेज एक्स एक्सिस पे अरेंज करेंगे, ठीक है। और वेरिएबल टर्म जो है, जो डिपेंड करता है कांस्टेंट टर्म पर, वेरिएबल टर्म जो डिपेंड करता है किस पर बालक, तो कांस्टेंट टर्म पर, उसे हम लोग रखते हैं किस पर, बाई एक्सिस पर। यानी आप ये कह सकते हो ना कि इंडिपेंडेंट टर्म ऑलवेज किस पर रखा जाएगा, एक्स पर रखा जाएगा, और जिस इंडिपेंडेंट टर्म पर कोई चीज डिपेंड करता है उसे हम लोग ऑलवेज वाई एक्सिस पर अरेंज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये कोई व्यक्ति है और ये कोई व्यक्ति चलना शुरू कर रहा है या चल रहा है, सपोज मान लो इनिशियल वेलोसिटी के साथ, यू के साथ, और किसी टाइम टी टाइम में इनकेस मान लेते हैं कि ये व्यक्ति यहां पहुंच गया। ये व्यक्ति कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। यहां जब पहुंचा तो इसका वेलोसिटी कितना है, v है। टाइम कितना लगा? t टाइम लगा। इसने कोई ना कोई डिस्टेंस भी टेकन किया होगा, वो डिस्टेंस को मैंने कहा कितना, s। अब इन्हीं 4-5 टर्मों में तो आपको रिलेशंस एस्टैब्लिश करना है, u v t s, और एक टर्म और है एक्सेलरेशन, कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर अपना यह वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, अपने वेग को चेंज कर रहा है, तो निश्चित सी बात है कि एक्सेलरेशन भी मिलेगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कंसीडर करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, सपोज मान लो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, मैं यहां पर बात करूंगा कि ये मैंने पॉइंट लिया वेलोसिटी का, v को दिखाया ग्राफ में बढ़ता हुआ, और इधर मैं दिखा रहा हूं किसको, टाइम को, ये रहा। सपोज तुम इसको ऐसे कंसीडर करो कि शुरुआत जब हो रहा था 0 टाइम में, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u। धीरे 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 टाइम बढ़ता गया, इसका अपना वेग बढ़ता गया, u से u1 हुआ, टाइम t1 लगा, फिर u से u2 हुआ, दैट मीन्स u1 से u2 हुआ, टाइम फिर से t2 लगा। इस प्रकार से धीरे 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 बढ़ते एक समय होता क्या है कि t टाइम में, t ड्यूरेशन में इसका चाल कुछ इस प्रकार से हो जाता है। कितनी टाइम की बात कह रहा है, t टाइम की बात कह रहा है। t टाइम में या अपने वेलोसिटी में चेंजिंग लाते लाते कहां तक पहुंच गया, तो v तक पहुंच गया। हम आराम से ग्राफ को देखो, ग्राफ को समझो। ग्राफ पर मैंने जो पॉइंट्स लोकेट किया, चलते चलते
कहाँ पहुंच गए, तो भी पर पहुंच गए। कैसे पहुंचा है, यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से चेंजिंग ला रहा है, ठीक है, एक समान रूप से चेंजिंग ला रहा है कि एक सेकंड में अगर मान लो 10 मीटर का चेंजिंग लाया तो अगले एक सेकंड में भी 10 मीटर का ही चेंजिंग लाया। ठीक उसी प्रकार से मैं बोलूं कि एक सेकंड में अगर 10 मीटर पर सेकंड से अपने वेलोसिटी को चेंज किया है तो अगले एक सेकंड में फिर से 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी चेंज करेगा। तो इस प्रकार से इसमें आपको u और v का ग्राफ मिल गया। यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ का पॉइंट तो लोकेट था, तो x एक्सिस पर 0 था और u पॉइंट था। यहाँ पर देखा जाए तो x एक्सिस पर टाइम t है और v है। अगर इन दोनों के अकॉर्डिंग देखते हैं, थोड़ी सी बात को और मैं करूं, यहाँ से भी अगर डॉट लाइन खींचते हो और डॉट लाइन खींचते हुए मिलाओ तो कोई ना कोई ये तो एंगल जरूर बना रहा है, और ये एंगल जो बन रहा है वो एंगल कितना है बेटा, तो मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, थीटा है। एकदम पॉइंट्स को बारीकी से लोकेट करना है, ग्राफ समझ जाइएगा, इक्वेशंस अपने आप समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ परेशानी है नहीं। मैंने मान लिया कि ये एंगल कोई ना कोई थीटा है। नाम हम सभी दे सकते हैं, यहाँ पर नाम भी दे रखे हैं, यहाँ पर यू दे रखे हैं। चलो यहाँ का नाम मैं ले लेता हूँ ए, यहाँ का नाम मैं देता हूँ बी और यहाँ का नाम मैं देता हूँ सी, ठीक है। ये यू वेग से चल रहा था, इस पॉइंट का नाम चलो मैं देता हूँ एम और इस पॉइंट का नाम मैं देता हूँ एन। समझने के लिए ये पॉइंट का नाम ऑलरेडी ओ है, ओरिजिन। तो बोलो आप यहां से देखोगे तो एक ट्रायंगल आपके पास मिल रहा है, एम है, बी है और ए है, या फिर बोल सकते हो ए है, बी है और क्या है, एम है। जहां पर ये आपको कितने डिग्री पर मिल रहा है, 90 डिग्री पर मिल रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग ग्राफ को देखते हो तो ये इसका पैरेलल है। अगर ये इवैल्यूएशन टाइम टी का है तो ये भी इवैल्यूएशन कितने का होगा, टी का होगा। अब तुम खुद बोलो, एक्सेलरेशन लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते थे, चेंज इन वेलोसिटी, तो u से बदल करके v हो गया, वेलोसिटी में चेंजिंग आया। ग्राफ को भी स्टडी करो, u से बदल कर कहां हो गया, v हो गया। यानी कोई भी पॉइंट जो m पॉइंट पर था वो कौन से पॉइंट पर चला गया है, n पॉइंट पर चला गया है। यानी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है। किसके अकॉर्डिंग चेंजिंग आ रहा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग आ रहा है। यानी टाइम के अकॉर्डिंग जब वेलोसिटी में चेंजिंग आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वह एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ऑन स्टडी ऑफ ग्राफ आपको ये दिख रहा है, ऑन स्टडी ऑफ ग्राफ आपको दिख रहा है कि यहां पर हम अगर चाहें तो बोल सकते हैं कौन थीटा, tan थीटा। और tan थीटा बराबर आप लिख सकते हो ए बी, और y में आप बोल सकते हो क्या चीज, एम बी। परपेंडिकुलर बाई क्या चीज, बेस। डन है। यानी tan थीटा बराबर ए बी बाई कौन सा, एम बी। अब जरा सोचना, ये tan थीटा को हम लोग और भी इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। ए बी को लिखा जा सकता है ए सी और माइनस वी सी, एम बी को हम लोग एम बी ही रहना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बोलो tan थीटा इक्वल्स टू, अब आप यहां से बोल सकते हो AC के लिए क्या बोलोगे, ये पूरा का पूरा A से C फाइनल वेलोसिटी हो गया, और ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, V। यहां तुम खुद बोलो, ये टर्म तुम्हारे पास क्या आ रहा है, तो BC आ रहा है आपका कितना, यहां से यहां तक। चेक करो, दिस इज द U, ये कितना है, U है, माइनस U हो गया, y टाइम कितना हो गया, T। अब यही tan थीटा जो है आपको क्या दे रहा है, tan थीटा बराबर v माइनस यू बाई कौन सा, t हो रहा है। अब ये tan थीटा v माइनस यू बाई टी को आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन a बोलते हो। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर v माइनस यू बाई टी बराबर आपके पास क्या आ रहा है, a आ रहा है। tan थीटा किसे बदल गया, तो एक्सेलरेशन a में। अब जरा बोलो v माइनस यू इक्वल्स टू कौन सा हो गया वाला, 80 हो गया। दैट मीन्स v बराबर u प्लस क्या मिल गया, 80 मिल गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एक तरीका ये रहा। दूसरा नंबर, आप इसी में थोड़ी सी बात कर सकते हो कि ग्राफ का जब हम स्टडी कर रहे हैं तो ग्राफ में ये y का कंपोनेंट, ये x का कंपोनेंट, तो ये जो मिलने वाला मेरा टर्म है, ये टर्म मेरा क्या मिल रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं स्लोप। क्या बोल देते हैं, स्लोप। दैट मीन्स ये मेरे पास क्या मिला है, स्लोप मिला है। तो स्लोप बराबर बोल सकते हो
कि y का कंपोनेंट में जो चेंजिंग आ रहा है, चेंज इन y कंपोनेंट, चेंज इन y का कंपोनेंट, और बटा में आपका हो गया चेंज इन x का कंपोनेंट, चेंज इन x का कंपोनेंट। स्लोप आपको जो देगा वो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हो, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ एक्सेलरेशन a बताएगा। क्या बताएगा? एक्सेलरेशन a। यहाँ v माइनस u और y क्या बोलोगे? टाइम t, यानी डेट मीन्स a इंटू टी बराबर v माइनस u, यानी a इंटू टी प्लस u बराबर आप क्या बोल सकते हो? v। अब याद रखना यहाँ पर, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टाइम ग्राफ है, अगर दिया जा रहा है आपको, तो जो स्लोप होगा वो मेरा होगा कौन? थीटा, टैन थीटा, और टैन थीटा ही मेरा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। डन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको जब भी दिया जाए, आप क्या समझोगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मेरा मिला है स्लोप, वो स्लोप होगा टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ए, और एक्सेलरेशन ए बराबर आपने पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी वाई चेंज इन टाइम। तो आप इसका सहारा भी ले सकते हैं, इसका सहारा भी ले सकते हैं, ये भी आप कहोगे। यानी आप चाहे तो टैन थीटा का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, जियोमेट्री प्रोसेस लगा लीजिए, या आप स्लोप निकाल करके डायरेक्ट आप बातें कर सकते हैं। तो ये आपका तो फर्स्ट मेथड हो गया, ये आपका सेकंड मेथड हो गया। आप जिससे चाहें उससे आप कंप्लीटली इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब आइए, स्लोप तो मेरा मिल गया, एक ग्राफ का मेरा जो टर्म था वो भी मिल गया। सेकंड इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड इक्वेशंस को कैसे निकालोगे? सेकंड इक्वेशन को निकालना भी आपके लिए काफी आसान है, आप टर्म को बड़े इजीली समझ सकते हैं। आइए हम लोग भी समझते हैं कैसे सेकंड इक्वेशन को समझेंगे सर। देखो हमारे पास एक्चुअल में है क्या, तो जो स्लोप है, ये स्लोप के साथ ये पूरा का पूरा कोई ना कोई एरिया कवर कर रखा है। ये भी आपको एक पार्ट से ग्राफ को, और ये भी एक पार्ट से। अब जरा ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं यहां पर कि वेलोसिटी और इनटू टाइम अगर बात किया जाए, तो वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर होता क्या है? जरा बोलना। डिस्प्लेसमेंट। कौन में बोल सकते हो? यानी डिस्प्लेसमेंट। अब जरा देखना, वेलोसिटी को हमने कौन से एक्सिस पे रखा है? वाई एक्सिस पे रखा है, और टाइम को कौन से एक्सिस पे रखा है? तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वाई एक्सिस के चीज के हम लोग क्या बोल सकते हैं? चाहे तो लेंथ बोल सकते हैं, और इसे चाहे तो ब्रीड्थ बोल सकते हैं, या इसे आप चाहो तो ब्रीड्थ और लेंथ बोल सकते हो, और इसे चाहो तो ब्रीड्थ। अब बोलो, वेलोसिटी इनटू टाइम हमको लग रहा है कि एक चीज मिल रहा है, और वो आपको क्या मिल रहा है? एरिया। एरिया कहां का मिल रहा है? तो एरिया अंडर द ग्राफ मिल रहा है, अंडर द ग्राफ मिल रहा है। और यही एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है बालक? तो आप बड़े आसानी से बोल सकते हैं सर जी ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गया होगा। यानी एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या शो कर दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट शो कर दे रहा है। तो बोलो, अब ग्राफ को और भी आसान स्टडी करना हो गया। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस ऑन स्टडी ऑफ ग्राफ, ऑन स्टडी ऑफ ग्राफ, स्टडी ऑफ ग्राफ की अगर बात किया जाए, तो ऑन स्टडी ऑफ ग्राफ में आप बड़े इजीली और बड़े ही आसानी से आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बालक? ऑन स्टडी ऑफ ग्राफ की अगर मैं बात करूं, तो बड़े आसानी से बोल सकते हो एरिया अंडर द ग्राफ इक्वल्स टू एरिया अंडर द, बोलो क्या बोलोगे? ग्राफ इज इक्वल्स टू आपका डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय द बॉडी हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट टेकन किया। डन है। अब एरिया आपके पास है क्या? एरिया अंडर द ग्राफ की बात करें, तो एक तो नीचे वाला पार्ट आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, और ऊपर का पार्ट ट्रायंगल दिख रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? नीचे का पार्ट आपको क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल, और ऊपर का पार्ट आपको क्या दिख रहा है? ट्रायंगल। दोनों को अगर एक साथ मिलाकर के पूरे फिगर को बोले तो आपको ये ट्रेपेजियम दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? ट्रेपेजियम दिख जाएगा। खैर हमें अलग अलग पार्ट तोड़ करके ही बना लेते हैं ताकि ज्यादा आसान आपको फील हो। अब जरा बोलो, ये वाला पार्ट आपको रेक्टेंगल है, तो मैं बोलूं एरिया अंडर द ग्राफ में आपको एरिया ऑफ
कौन सा मिलेगा, ओ सी बी और कौन सा, एम। ओ सी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बोलना बालक, ओ सी बी एम, और प्लस एरिया अंडर ग्राफ में एक टर्म और भी मिल रहा है, ए बी और कौन सा, एम। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलोगे ए बी और क्या हो गया, एम, बराबर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। अब रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, तो आपने पढ़ा है लेंथ इंटू ब्रेथ, बड़ी आसानी से बोलो, लेंथ इंटू क्या पढ़े हो, ब्रेथ, एकदम दिमाग में सेट कर लो, और प्लस 1/2 इंटू, बोल सकते हैं बेस इंटू हाइट, बेस इंटू बराबर डिस्प्लेसमेंट, आप क्या लिखोगे, एस। अब तुम खुद सोचो, इसमें मेरा लेंथ का काम कौन कर रहा है, टाइम टी, डन है, या बोल सकते हो ओसी, और बीसी इज द ब्रेथ का काम कर रहा है, तो टाइम टी और इनटू यू प्लस 1/2, जैसे वैसे छोड़ दो, बेस के जगह पर मेरा कौन काम किया है, तो एमबी, और एमबी के लिए पूरे इवैल्यूएशन वैल्यू क्या है, टाइम टी मल्टीप्लाई हाइट कितना है वाला, तो देखो ये वाला हाइट कहां से कहां गया है, तो इतनी से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पूरा डिस्टेंस भी है, तो ये डिस्टेंस भी माइनस यू हो जाएगी, यानी आप लिख सकते हो भी माइनस यू, बराबर आपके पास टर्म क्या मिला, एस। अब आपका प्रूफ हो गया, यू टी प्लस हाफ टी, और यहाँ भी माइनस आप यू को क्या लिखोगे, तो आपने पढ़ा, देखो अभी भी बराबर यू प्लस ए टी, भी माइनस यू बराबर ए टी, तो भी माइनस यू की जगह पर क्या लिखे, ए टी, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एस। दैट मीन्स एस बराबर आपके पास क्या रिजल्ट मिला, तो बोलो यू टी और प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, हाफ ए टी का, बोलो इजिली प्रूफ हो गया, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाए और आसानी से रिजल्ट को हम लोग निकाल लिए, यानी मेरे पास रिजल्ट आ गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं सेकंड इक्वेशन भी आपके दिमाग में बन चुका होगा और बड़े ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। बस करना कुछ नहीं, केवल ग्राफ को ढंग से स्टडी करो और ग्राफ के बेसिस पर आप रिजल्ट को ब्रेक कर लो, और रिजल्ट को जब आप ब्रेक कर लोगे तो बड़े ही आसानी से आपका रिजल्ट मिलने वाला है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, बात समझ में आ रहा है, तो आप इजिली इस टर्म को भी क्या कर सकते हैं, रिलेट्स कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ग्राफ के द्वारा सेकंड इक्वेशन भी प्रूफ हो गया। अब अगर थर्ड इक्वेशन की बात करें तो दोनों टर्म को हम लोग निकाल चुके हैं, अब दोनों टर्म को जब निकाल चुके हैं तो केवल आपको टर्मिनेट करना है, टर्म को टर्मिनेट कर लो और रिजल्ट आप निकाल सकते हो। चलो इसको मिटाए, ठीक है, दो टर्म्स आपके पास क्लियर हो गए। आइए अब हम लोग तीसरे टर्म की बात करते हैं। तीसरा टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, तीसरा टर्म को कैसे स्टडी करें भाई, तीसरे टर्म को कैसे स्टडी करें, तो बड़े आराम से उससे भी स्टडी कर सकते हो, इसे इरेज कर दिया जाए पूरा का पूरा, ठीक है। अब हमें तीसरा टर्म जो निकालना है, थोड़ा सा टर्मिनेशन को देखोगे, हमारे पास है बी का स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस 2a(s). मैं थोड़ा सा पहले इसी को आपको इजी बनाने का प्रयास करता हूं, आप लिख सकते हो बी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर बराबर 2a(s). आप इसे लिख सकते हो बी प्लस यू और बी माइनस यू इज इक्वल्स टू 2a(s). अगर मैं बात करूं कि b प्लस यू और इंटू बी माइनस यू और बाई मैं बात करूं 2a बराबर आप क्या लिख सकते हो, या फिर बाई 2s बराबर क्या बोल सकते हो, a बोल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुम खुद बोलो b माइनस यू और b प्लस यू, यहां पर आपको वर्ड्स दिख रहा होगा b प्लस यू और b माइनस यू और बाई 2s है, तो आपने पढ़ा b माइनस यू, अगर मैं वर्ड्स को a भी छोड़ दूं, थोड़ा सा आपको आसान करने के लिए मैं बात कर रहा हूं, अगर यही छोड़ दूं तो b माइनस यू और बाई a, यहां b प्लस यू और बाई कितना 2 बराबर आप क्या कहोगे s। तो इतना को डिफाइन करने के लिए आप लोग क्या लिखते थे सर जी, b माइनस
यू बराबर AT, यानी भी माइनस यू और बाई ए बराबर आप क्या लिखते हो, टाइम टी लिखते हो। तो मैं इसके जगह पर टाइम टी कर सकता हूँ, भी प्लस यू बाई 2 और इंटू टाइम टी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया, एस हो गया। अब जरा ढंग से देखो पूरे ग्राफ को, तो पूरे ग्राफ में आपको ये बातें तो क्लियर हो रही होगी कि ये क्या है मेरे पास, भी पूरा का पूरा हो गया, ये यू इतना सा टर्म हो गया, और ये वाला पार्ट टाइम टी जो हो गया इनके बीच का हाइट हो गया। दैट मीन्स ये आपको क्या बतला दिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ क्या बोल दिया, ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर एस। अभी भी तो यही पढ़ा था ना, अभी भी क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बारे में, अलग अलग पार्ट्स तोड़ करके बनाए थे, यहाँ पर भी तुम यही पढ़ रहे हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी आप टर्म को समझ चुके होंगे। आइए मैं इसी से आपको बात करता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमको निकालना है, फिर से वही डिस्टेंस वाला टर्म। मैंने आपको तोड़ करके बताया कि आप अगर मान लो कि इनकेस मिस कर रहे हो ग्राफ को स्टडी करने में, तो आप क्या बोलोगे, हम लोग बोल सकते हैं ऑन स्टडी ऑफ ग्राफ, ऑन स्टडी ऑफ ग्राफ। अब बोलो क्या लिखोगे, ऑन स्टडी ऑफ ग्राफ। बड़े इजीली और सिंपल से वे में, सामान्य से वे में लिख सकते हैं आप लोग ऑन स्टडी ऑफ ग्राफ में। क्या बोलोगे बालक, आप लोग मुझे बताओ, हम लोग लिखे एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द, वही बात मैं बोलू, ग्राफ इज इक्वल्स टू आप क्या बोलोगी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो बोलना। अब बोलो एरिया अंडर द ग्राफ में बोल सकता हूं, ये पूरा का पूरा फिगर क्या है, एक ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। अब बोलो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, और इनटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम कह सकते हो, बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को क्या चीज लिखते हो, एस से लिखते हो, और 1/2 को 1/2 लिखो, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन है, तो ये पूरा का पूरा AC हो गया और प्लस OM हो गया। हाइट वाला टर्म कौन सा है, तो आपके पास OC या M भी बोल सकते हो। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, अब तो केवल सॉल्व करना रहा, 1/2 और इनटू बोलोगे AC की जगह पर क्या बोलोगे, AC की जगह पर पूरा का पूरा टर्म भी हो गया, प्लस बोलो OM की जगह पर क्या बोलोगे सर जी, U बोलोगे, टाइम कितना हो गया, T बराबर S। अब जो भी पढ़ा था भी बराबर U प्लस AT, यानी भी माइनस यू बाई ए इक्वल टू टाइम टी, तो लिख ही सकते हो, लिख लो बालक। यहां पर हो गया 1/2 इंटू भी प्लस यू, टाइम टी की जगह पर आप लिखोगे भी माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू एस। 1/2 को 1/2 में रख लो टर्म को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एस। यानी तुम लिख सकते हो भी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू एस। दैट मीन्स भी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस। हम उम्मीद करते हैं पूरे पूरे टर्म्स आपके दिमाग में आ चुका होगा। तो ग्राफ को हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, तो अगर डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस निकालना है और ग्राफ दिया वेलोसिटी टाइम का, तो आप एरिया निकाल लो, अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका स्लोप निकाल लो। क्या निकाल लोगे, स्लोप निकाल लोगे। अगर ये दो चीज आपके माइंड में रहता है, परफेक्टली रहता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरे बारीकी से तुम ग्राफ के क्वेश्चंस को भी क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ग्राफ कैसा है, तो यूनिफॉर्म ग्राफ है। डेरिवेशन के लिए आप लोग कौन सा ग्राफ चूज किया, तो यूनिफॉर्म ग्राफ चूज किया, ठीक है। अगर यही ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा ना, तो उसके लिए हम लोग बात कर लेंगे फिर डिफरेंशियल प्रोसेस का, यानी कैलकुलस मेथड का, कैलकुलस के द्वारा प्रूफ करेंगे। और अगला क्लास मेरा पहले वीडियो होगा कैलकुलस
कैलकुलस में डिफरेंशिएशन समझाएंगे, इंटीग्रेशन समझाएंगे, और उसके बाद मेरा प्रूफ होगा, डेरिवेशन होगा किसके द्वारा, तो बाय द कैलकुलस मेथड। पहले थोड़ा सा हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, तो डेरिवेशन के बारे में। उसके बाद बेहतर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। चलिए, तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक।